हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, कक्षा 11वीं भौतिकी क्लास 11 फिजिक्स का हम वीडियो सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 से शुरुआत कर रहे हैं, अध्याय 2 का सेक्शन ए। क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो थ्योरी वाला है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को फिजिक्स समझाया जाएगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको फिजिक्स की तैयारी हो जाएगी। तो इस चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, और डेली एक एक वीडियो अपलोड होते जाएगा और आप अच्छे से तैयारी करते जाएंगे। तो चलिए हम अध्याय 2 का सेक्शन ए पढ़ रहे हैं, जिसमें मापन और मात्रक के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है भौतिक राशियां, यानी फिजिकल क्वांटिटीज। जिन राशियों का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझो कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक्यूरेटली नाप सकते हैं, यथार्थता पूर्वक जिनका नापजोख कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? भौतिक राशियां। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ताप, चाल, समय और भी बहुत सी। ठीक है। तो भौतिक राशियां जो है वो दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किनको बोलते हैं, चलिए देखते हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य किसी भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्योंकि ये मूल राशि है, ये और किसी भी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, इसलिए इनको व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की मदद नहीं लेनी पड़ती, अन्य भौतिक राशियों की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं मूल राशियां। ठीक, इनकी संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। उसके बाद आप देखिए व्युत्पन्न राशियां, अर्थात डिराइव्ड क्वांटिटीज। वे राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं, यानी कि ये व्युत्पन्न राशियां जो है वो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, क्योंकि उन्हीं की मदद से हम इनको डिराइव कर सकते हैं, उन्हीं की मदद से हम इनको व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो ये व्युत्पन्न राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, मूल राशियों की मदद से जिनको हम व्युत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब जैसे क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल, जब तक आपको किसी भी वस्तु की या किसी भी स्थान की, जिसका भी आपको क्षेत्रफल पता करना है, आपको जब तक लंबाई और चौड़ाई ये दोनों के दोनों पता नहीं होंगे, तब तक आप क्षेत्रफल कैसे पता कर पाएंगे? यानी क्षेत्रफल किस पर निर्भर हो गया? लंबाई पर। अब वास्तव में देखा जाए तो चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई ही तो है। जैसे मान लीजिए ये कोई आयताकार क्षेत्र है। अब भाई इसमें आप बोलोगे सर ये जो दिख रहा है ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया। तो अब आप इसको लंबाई और इसको चौड़ाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भुजा लंबी है, ये छोटी है, तो इसको चौड़ाई बोल रहे हैं। आखिर इसको भी तो आप वैसे ही नापेंगे ना जैसे इसको नापेंगे। तो जो बड़ी भुजा है उसको आप लंबाई बोल रहे हैं, छोटी है तो उसको चौड़ाई बोल रहे हैं। आखिर है तो ये भी लंबाई ही, बस ये छोटी लंबाई है, बड़ी लंबाई। यानी कि नापेंगे तो इसको भी आप स्केल से ही, उसी स्केल से इसको भी नापेंगे, ये तो एकदम तय है ना भाई? तो चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही तो है। ठीक, बस वो छोटा है तो उसको हम चौड़ाई बोल देते हैं। अब जैसे हम बोल दिए ऊंचाई, आखिर ये भी तो एक प्रकार से लंबाई ही है दोस्तों। आखिर ऊंचाई भी तो हम बता दें भाई इतना फीट है या इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर जो है, बस हम उसको नाम, बस ऊंचाई उसका आखिर एक प्रकार से वो भी देखा जाए तो लंबाई ही है। तो इसका मतलब यह है कि क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई गुणित चौड़ाई, या देखा जाए तो लंबाई का घात 2 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो तब हमको क्षेत्रफल का मान मिल सकता है। अब जैसे चाल की बात की जाए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी एक तरह से लंबाई ही तो है। अब जैसे हम बोलेंगे भाई रायपुर से दुर्ग के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है, इसका मतलब रायपुर से दुर्ग तक की लंबाई, आखिर दूरी एक प्रकार की लंबाई ही तो है ना भाई? तो ये दूरी को हमने यहाँ पे लंबाई के रूप में लिखा है, और ये समय बटे में है, इसलिए इसको अपन जब गुणे में लिखेंगे तो घात में -1 लगा के लिखेंगे। यानी अगर आपको किसी गतिमान वस्तु की चाल अगर जाननी हो तो आपको
उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी कि लंबाई और समय ये दोनों का जानना जरूरी है, तब जाकर के आपको चाल का मान पता चल पाएगा। यानी कि चाल बेचारा डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया किस किस पर, लंबाई पर और समय पर। क्षेत्रफल डिपेंड हो गया किस किस पर, लंबाई पर और चौड़ाई पर। या यूं कहिए कि लंबाई की घात 2 पर निर्भर हो गया। सीधी सी बात है दोस्तों, बहुत सिंपल लैंग्वेज और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा कि क्षेत्रफल, चाल, ये सब कौन सी राशियां हुई, ये सब व्युत्पन्न राशियां हुई। तो व्युत्पन्न राशियां तो बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत सारी, और इस चैप्टर में हम उनको धीरे धीरे करके बहुत विस्तार से बढ़िया तरीके से पढ़ते जाएंगे। चलिए अब देखिए भौतिक राशि का मात्रक। अब भाई ये तो तय है कि भौतिक राशियों को अपने को मापना होता है। अब मापने के लिए किसी न किसी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी संदर्भ मानक की जरूरत पड़ती है ना भाई। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। उसी को हमने डेफिनेशन के रूप में लिखा है कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर, अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग तरीके से हम मापते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो बातें पता होना जरूरी है। एक तो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और दूसरा है उस भौतिक राशि का मात्रक। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के मात्रक से आपने क्या समझा कि किसी भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयुक्त संदर्भ मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कैसे कहते हैं। जैसे द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड या मिनट या घंटा, ये सब। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मान लो कोई वस्तु है और उसकी लंबाई है 40 मीटर। इसका मतलब ये है कि इसमें दो चीजें हैं, आप देख सकते हैं। 40 तो एक तो बता रहे उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान कि भाई वो वस्तु 40 मीटर लंबी है, या मान लो 40 सेंटीमीटर लंबी है, जो भी है। तो ये जो 40 है ना, वो उसका संख्यात्मक मान बता रहा है कि आखिर जो भी भौतिक राशि आप उसमें नाप रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी है, उसका संख्यात्मक मान कितना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 40। और बगल में जो मीटर लिखा है, जो एम लिखा है, वो उस भौतिक राशि का मात्रक बता रहा है। अच्छा 40 क्या है, अच्छा 40 मीटर है, हाँ मीटर है। इसका मतलब यह है कि जो 1 मीटर होता है, 1 मीटर जितना भी लंबा होता है, जितना भी लंबाई को आप 1 मीटर बोल रहे हैं, उसका 40 गुना करेंगे तब जाकर के उस वस्तु की लंबाई मिलेगी। तो आपने देखा कि वास्तव में यहाँ पर जो 40 जो है वो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान है, जो उस 1 मीटर को 40 से गुणा करने पर मिला, या और तब जाकर के उस वस्तु की लंबाई हमको पता चली है। ठीक, तो ये आपको बहुत इजीली क्लियर हो रहा होगा। दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो है न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान, और दूसरा है उसका मात्रक यानी यूनिट, NU करके हम लोग लिखते हैं। अब कोई भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि को आप इन्हीं दो घटकों के मदद से ही आप उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, चलो भाई अपन मार्केट गए और आपने टमाटर खरीदे किलो। अब सिर्फ किलो बोल रहे हैं तो यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि सर कितने किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक कैसे पता चलेगा कि कितने टमाटर खरीदे। यानी संख्यात्मक मान का ये रोल है जो बताता है कि आखिर वो भौतिक राशि जो है, जैसे अपन किलो बोल रहे हैं, किलो के हिसाब से आप खरीदे हो, तो कितना किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। जब तक आप ये नहीं बताओगे तब तक ये कैसे पता चलेगा कि उस भौतिक राशि का जो मात्रक है किलो, वो कितने बार शामिल है, कितने बार आया है। जैसे आप बोलोगे सर 5 किलो, हाँ अब हम समझ जाएंगे, अच्छा टमाटर 5 किलो बोलने का मतलब 1 किलो का 5 गुना, यानी कि 1 किलो टमाटर का जो 5 बार अगर आप शामिल करोगे, 5 बार अगर आप उसको गिनोगे, तब जो बनेगा वो 5 किलो होगा। तो जैसे आप टमाटर 5 किलो खरीदोगे तो ये जो 5 है ना, वो उस भौतिक राशि का संख्यात्मक मान होगा, और ये जो किलोग्राम है ना, वो उस भौतिक राशि का मात्रक होगा दोस्तों। किसका मात्रक, द्रव्यमान का। ठीक है, कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। ये वास्तव में किलोग्राम क्या है, हम उसका मास जान रहे हैं, द्रव्यमान जान रहे हैं। टमाटर का द्रव्यमान कितना, 5 किलो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, उसका मात्रक जो है U1 है और संख्यात्मक मान N1 है। ठीक है, अब उसी भौतिक राशि को हम लोग किसी दूसरी पद्धति में नाप रहे हैं। अभी हम आगे चल करके मात्रकों की पद्धतियां पढ़ेंगे। अब उसी को मैं किसी दूसरे पद्धति में नाप रहा हूँ, और जिसमें संख्यात्मक मान हो गया N2 और मात्रक हो गया U2, तो ये सदैव हमेशा बराबर होते हैं। ठीक, और भी अगर आप तीसरी पद्धति में नापोगे, संख्यात्मक मान बदल गया, मात्रक बदल गया, लेकिन इनका गुणनफल सदैव फिक्स रहेगा।
N1 और N2 अलग अलग हो सकते हैं, U1 U2 अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन N1 U1 का गुणा और N2 U2 इनका गुणा ये आपस में नहीं, मतलब ये आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक, वैसे N3 U3, N2 और N3 के बीच फेरबदल यानी कि इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है, U2 और U3 डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन N2 U2 N3 U3 वैसे N1 U1 N3 मतलब ये सब आपस में इनका जो गुणा है वो फिक्स रहेगा। ठीक, इनका जो गुणनफल जो रहेगा ना वो फिक्स रहेगा, हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि NU बराबर स्थिरांक यानी कि कांस्टेंट, फिक्स राशि NU बराबर स्थिरांक यानी कांस्टेंट, ये नहीं बदलता है। ये आप यूं समझिए कि अगर आप किसी एक राशि को नीचे ले जाओगे, ठीक है, जैसे आप U को नीचे ले गए तो इसको हम लिख सकते हैं N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन U, और जब भी हम इक्वल टू का चिन्ह है और कांस्टेंट तो कांस्टेंट हटाएंगे तो ये ऐसे वाला चिन्ह हो जाएगा n समानुपाती 1/u, या यूं समझिए कि n व्युत्क्रमानुपाती u। अगर आप व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे तो सीधा u बोलेंगे, और अगर आप इसको समानुपाती करके बोल रहे तो 1/u करके आपको बोलना है। तो n समानुपाती 1/u कहो चाहे n व्युत्क्रमानुपाती u कहो, ठीक है। तो ये भौतिक राशि का संख्यात्मक मान और ये हो गया मात्रक। ठीक, अब आप बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आया, कैसे इनका गुणनफल फिक्स रहेगा। दोस्तों चिंता ना कीजिए, आपको बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज समझाया जाएगा। देखो, और ये भी चीज समझ लो कि जब संख्यात्मक मान, अब देखो व्युत्क्रम अनुपात में आ गया n और u, व्युत्क्रम अनुपात में n और u आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि n बढ़ेगा तो u कम होगा, u बढ़ेगा तो n कम होगा, u कम होगा तो n बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे पे विपरीत प्रभाव डालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये व्युत्क्रम अनुपात में, यहाँ यूं समझिए कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। अब ये कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा उस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति है और उसका द्रव्यमान जो है वो मान लो 60 किलो, ठीक है, 60 किलो। अब देखिए अगर मैं संख्यात्मक मान को बढ़ाता हूं, मान लो मैं 60 के बजाय करता हूं 60,000, तो ऑब्वियस सी बात है इस मात्रा को आपको कम करना होगा, तभी ये पूरा और वो पूरा आपस में इक्वल रह पाएगा। कैसे, किलोग्राम को करना होगा ग्राम में। तो आपने देखा एक चीज बड़ी तो दूसरी कम हो गई। आप खुद सोचो किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा कौन छोटा। भैया किलोग्राम जो है वो द्रव्यमान का बड़ा मात्रक है, ग्राम छोटा मात्रक है, ये आप भी जानते होंगे। और आपको ये भी पता होगा कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि आप खुद सोच सकते हो कि 1000 ग्राम को जब आप मिलाओगे, इकट्ठा करोगे तब जाकर के 1 किलोग्राम बनता है। 1000 ग्राम को जब आप इकट्ठा करोगे तब जाकर के 1 किलोग्राम बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है किलोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है। तो आपने देखा कि मात्रा को आपने कम किया तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई, 60 से सीधा 60,000 हो गया, क्योंकि वास्तव में जो मात्रकों के बीच संबंध है उसी का इफेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू में पड़ गया। भाई ये 60 किलोग्राम है, आपने किलोग्राम के बजाय, किलोग्राम की जगह आपने क्या किया, 1000 ग्राम किया। ये देखो, ये ऐसे, ये 1000 ग्राम किया और बाजू में 60 लिखे है तो वो बन गया 60,000 ग्राम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, और वो अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा। अब है ना भाई, वो अगर कम होगा तो ये बढ़ेगा और वो बढ़ेगा तो ये कम होगा, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका जो मात्रक है दोनों एक दूसरे पर विपरीत प्रभाव डालेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए लिखा है कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, किसी वस्तु की लंबाई लिखी है 5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर ये जो मात्रक है इसको मैं बड़ा मात्रक में रिप्लेस करता हूँ, मीटर कर देता हूँ। ठीक, तो आप कहेंगे सर आपने मात्रक को बड़ा कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया। तो भैया मात्रक को आपने बढ़ा दिया सर, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को अब कम होना पड़ेगा, तभी ये पूरा उस पूरे के इक्वल हो सकेगा सर। दोनों को बढ़ाओगे बोलोगे तो नहीं चलेगा, दोनों को कम करोगे बोलोगे तब भी नहीं चलेगा। एक बढ़ाया हो तो एक कम करना पड़ेगा, या एक को कम करते तो दूसरे को बढ़ाना होता, इसको कम करते तो उसको बढ़ाओ, या मतलब कुछ भी करके विपरीत इफेक्ट डालना है। अब हम इसको बढ़ा दिए, सेंटीमीटर और मीटर में आप जानते हैं मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर कम होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, 100 से डिवाइड करना चाहिए। ठीक, सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, और मीटर से सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुणा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये वास्तव में कौन है बताओ, 0.05 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 शून्य है, इसका मतलब आपको 2 अंकों के बाद इधर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 2 अंक लाने के लिए मुझे 1 जीरो लगाना पड़ा, मतलब 5 के पहले 1 जीरो लगाया फिर जाके दशमलव लगाया, ताकि दशमलव के उस तरफ 2 अंक हो, क्योंकि नीचे में 100 है, 100 में 2 शून्य होते हैं। आपने देखा, अब आप खुद सोचो 5 और 0.05 में क्या फर्क है। तो आप बोलोगे सर 5 तो बड़ा है और 0.05
इस 5 के मुकाबले बहुत छोटा है। तो देखा आपने, सेंटीमीटर को जैसे ही बढ़ा करके आपने मीटर किया, इसको बढ़ा दिया, मात्रक को बढ़ा दिया, तो उसका संख्यात्मक मान बेचारे का कम हो गया, 5 से सीधा 0.05 हो गया, है ना भाई। 0.05 हो गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप संख्यात्मक मान को बढ़ाओगे तो मात्रक कम होगा, संख्यात्मक मान को कम करोगे तो मात्रक बढ़ेगा, मात्रक को बढ़ाओगे तो संख्यात्मक मान कम होगा, और मात्रक को घटाओगे तो संख्यात्मक मान बढ़ेगा, ठीक। और दोनों का गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहेगा, इस चीज पे याद रखना। दोनों एक दूसरे के सदैव व्युत्क्रम अनुपात में रहेंगे, ये भी याद रखना। दोनों का गुणनफल सदैव कांस्टेंट रहेगा, ये भी याद रखना। तो ये तमाम प्रकार की चीजें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ये हमें पूरी की पूरी आशा है, पूरा का पूरा विश्वास है। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। अब एक टॉपिक है मात्रकों की विशेषताएं, इसे आप लोग किताबों से पढ़िएगा, मतलब थ्योरी रूप में हम आपको जल्दी से इसको समझा देते हैं। देखो मात्रकों में क्या क्या खासियत होनी चाहिए। पहला तो वह सुपरिभाषित हो। आगे चलकर हम प्रत्येक मात्रक की परिभाषाओं को देखेंगे कि किस तरीके से 1 मीटर मतलब कैसे पता चला कि इतनी ही लंबाई को हमको 1 मीटर बोलना है, कैसे पता चला कि 1 किलोग्राम मतलब इतना ही वजन रहेगा, सॉरी मतलब इतना ही द्रव्यमान रहेगा तो उसको हमको 1 किलोग्राम बोलना है, कैसे पता चला, ये सब आगे हम सीखेंगे। दूसरा विशेषता है वह सर्वमान्य हो। 1 किलोग्राम का मतलब जो मतलब इंडिया में है वही 1 किलोग्राम का मतलब दूसरे देशों में भी है, अमेरिका में, चाइना में भी 1 किलोग्राम मतलब वही जो यहाँ पे है, सर्वमान्य, जो सभी द्वारा स्वीकारा गया हो, सब तरफ एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। वह उचित आकार का हो, यानी कि उसका आकार ना तो बहुत बड़ा ना तो बहुत छोटा हो। दोस्तों देखो, वैसे तो विभिन्न पद्धतियों में हम अलग अलग तरीकों से मात्रकों को पढ़ेंगे, जैसे लंबाई के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, बहुत सारे उसके मतलब मात्रक होते हैं, ठीक है। परंतु हमें हमेशा हम यही प्रयास करते हैं कि जब भी हम किसी भौतिक राशि को एक्सप्रेस करें तो वो उसको पुकारने में, उसको समझने में, उसको कहने में सुविधा हो। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए दो स्थानों के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है ना भाई, मतलब एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी को हम लोग आमतौर पे किलोमीटर से नापते हैं। अगर हम उसी को बोलेंगे कि भैया यहाँ से वहां की दूरी 40 किलोमीटर के बजाय अगर हम बोलेंगे 40,000 मीटर है, तो ये थोड़ा सुनने में एकदम मतलब कठिन जैसा लगेगा, 40,000 मीटर, अरे बाप रे इतना दूर, जबकि वह है 40 किलोमीटर। तो हम उसको 40,000 मीटर भी बोल सकते हैं, परंतु हम ऐसा आंकड़ा चुनते हैं और ऐसा मात्रक चुनते हैं जो समझने में सरल हो। हम उसको 40,000 मीटर या 40 लाख सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको 40 किलोमीटर ही बोलते हैं, क्योंकि जो सुविधाजनक लगे हम उसी तरीके से उसको पुकारते हैं। अच्छा, भौतिक कारक जैसे ताप, दाब आदि से वह मात्रक क्या हो, अप्रभावित हो, है ना भाई। ये सब मात्रकों की विशेषताएं हैं। वह सभी स्थानों पर आसानी से पुनरुत्पादित करने योग्य हो, तो आसानी से रिप्रोड्यूसिबल हो, ठीक है। तो ये सब मात्रकों की विशेषताएं होती हैं, इसको आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के बारे में अच्छे से समझेंगे और उनमें अंतर समझेंगे, साथ ही साथ हम मात्रकों की पद्धतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।